नमस्कार। आज हम एक बेहद जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में सिंचाई। हम सब जानते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खेती का कितना बड़ा योगदान है। हाँ बिल्कुल। और खेती बिना पानी के तो संभव ही नहीं है। सही कहा। तो आज हम कुछ दस्तावेजों और आंकड़ों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में खेतों तक पानी पहुंच कैसे रहा है। जी, मतलब कि सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं, कौन से इलाके ज्यादा सिंचित हैं, कौन से कम। और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। और एक दिलचस्प बात है, पता है, हाल के सालों में मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र तो काफी बढ़ा है। हाँ, ये अच्छी खबर है। लेकिन ये विकास पूरे प्रदेश में एक जैसा नहीं है। अच्छा। कुछ जिले हैं जहां लगभग 90% खेती को पानी मिल रहा है, तो वहीं कुछ जिलों में ये आंकड़ा 5% से भी कम है। 5% से कम, ये तो बहुत बड़ा अंतर है ना? चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बड़ी तस्वीर से। जैसा हमने कहा, कृषि अहम है और सिंचाई उसकी जान। आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, 2021-22 के आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश का औसत सिंचित क्षेत्र, मतलब कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 50.14% था। 50%, यानी करीब आधा। 2017-18 में ये 45% के आसपास था। जी हाँ, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसमें एक ट्रेंड है, एक रुझान। 2017-18 से 2020-21 के बीच अगर हम शुद्ध सिंचित क्षेत्र को देखें तो उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, कितनी? जैसे 2017-18 में ये करीब 10.5 मिलियन हेक्टेयर था, जो 2020-21 तक बढ़कर लगभग 12.5 मिलियन हेक्टेयर हो गया। मतलब सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तो हुआ है। ये तो सकारात्मक बात है। लेकिन पानी आ कहां से रहा है? जमीन के ऊपर से या नीचे से? यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम भूजल की बात करते हैं, यानी जमीन के नीचे का पानी। हाँ। एक अनुमान है कि मध्य प्रदेश में हर साल करीब 81,500 मिलियन घन मीटर भूजल रिचार्ज होता है, मतलब दोबारा भरता है। काफी पानी है ये तो। हाँ, एक विशाल भंडार जैसा। लेकिन हम इसका लगभग 70%, यानी करीब 56,800 मिलियन घन मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। 70%? ये तो काफी ज्यादा लगता है। हाँ, और ये 70% का आंकड़ा अहम है। देखिए, इसे अक्सर भूजल विकास की सुरक्षित सीमा माना जाता है। स्रोत बताते हैं कि भूजल उपयोग के आधार पर क्षेत्रों को बांटा गया है। 70% से कम उपयोग सुरक्षित है। ठीक है। 70 से 90% अर्ध संकटपूर्ण, 90 से 100% संकटपूर्ण, और अगर 100% से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो वो अतिशोषित माना जाता है। अतिशोषित? और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है इसमें? यही चिंता की बात है। प्रदेश के 70 विकास खंड, मतलब ब्लॉक या तहसील लेवल के इलाके अतिशोषित श्रेणी में आते हैं। 70 ब्लॉक, यह आंकड़ा तो वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल। ये सीधे सीधे सवाल खड़ा करता है कि क्या भूजल का हमारा मौजूदा इस्तेमाल टिकाऊ है? मतलब क्या ये लंबे समय तक चल पाएगा, खासकर इन 70 अतिशोषित क्षेत्रों में? इसका मतलब क्या हो सकता है आगे चलकर? देखिए, ये अतिशोषण खासकर मालवा जैसे इलाकों में जहां भूजल सिंचाई बहुत ज्यादा है, भविष्य में गेहूं और सोयाबीन जैसी मुख्य फसलों के उत्पादन को खतरे में डाल सकता है। इससे न सिर्फ प्रदेश की खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा, बल्कि किसानों की आमदनी भी प्रभावित होगी। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर इतना ज्यादा भूजल इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब सिंचाई के मुख्य साधन भी वही होंगे, कुएं और ट्यूबवेल? आप बिल्कुल सही समझे। आंकड़े यही दिखाते हैं। 2019-20 में प्रदेश की कुल शुद्ध सिंचाई का लगभग 78.52% इन्हीं दो साधनों से हो रहा था, कुएं और नलकूप यानी ट्यूबवेल। 78%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब 3/4 से भी ज्यादा खेती जमीन के पानी पर निर्भर है। जी हाँ, 2018-19 में भी ये 70% से ऊपर ही था। पर ऐसा क्यों? मतलब कुएं और नलकूप इतने ज्यादा हावी क्यों हो गए? इसके कई कारण हैं। एक तो देखें, ये किसानों के अपने साधन होते हैं, उन पर उनका सीधा कंट्रोल होता है। अच्छा, मतलब सरकारी नहरों के पानी के टाइम टेबल का इंतजार नहीं करना पड़ता? बिल्कुल। दूसरा, ऐतिहासिक रूप से भी कुएं खोदना सिंचाई का एक सुलभ तरीका रहा है। और तीसरा, हाल के दशकों में बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, पंपिंग तकनीक बेहतर हुई है। हाँ, पंप तो अब हर जगह हैं। सही। इसने नलकूपों यानी ट्यूबवेल्स को बहुत बढ़ावा दिया है। ये पारंपरिक खुले कुओं से ज्यादा गहरे होते हैं और ज्यादा पानी निकाल सकते हैं। तो एक तरह से
व्यक्तिगत कंट्रोल, उपलब्धता और टेक्नोलॉजी, इन तीनों ने मिलकर इन्हें सबसे प्रमुख साधन बना दिया है। और क्या हमें ये भी पता है कि प्रदेश के किन हिस्सों में इनका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है? हाँ, जानकारी है। कुओं और नलकूपों से सिंचाई मुख्य रूप से मालवा के पठार और नर्मदा घाटी में केंद्रित है। हाँ। मतलब पश्चिमी और मध्य प्रदेश में। और पूर्वी मध्य प्रदेश में? वहाँ कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश के पठारी और पहाड़ी इलाकों में ये साधन उतने नहीं हैं। नलकूपों का चलन खासकर पश्चिमी एमपी के इंदौर, उज्जैन, मंदसौर जैसे जिलों में ज्यादा है। और पारंपरिक कुओं के लिए मंदसौर, नीमच जाने जाते हैं। अच्छा। और एक दिलचस्प बात है मंदसौर की, वहाँ कुओं और नलकूपों से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 100% से भी ज्यादा दर्ज किया गया है, करीब 126.6%। 126%, 100% से ज्यादा। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। इसका मतलब है फसल सघनता। फसल सघनता? हाँ, मतलब वहाँ किसान साल में एक ही जमीन पर एक से ज्यादा फसलें उगा रहे हैं, 2 फसलें या शायद कहीं कहीं 3 भी, जिसके लिए जाहिर है ज्यादा पानी चाहिए। अच्छा, समझ गया। मतलब डबल क्रॉपिंग या ट्रिपल क्रॉपिंग। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पानी की मांग कितनी ज्यादा है। लेकिन यही बात उन 70 अतिशोषित ब्लॉकों वाली चिंता को और बढ़ा देती है, क्योंकि ज्यादा फसल मतलब भूजल का और ज्यादा इस्तेमाल। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लग रहा है। खैर, भूजल के बाद दूसरा सबसे बड़ा जरिया क्या है फिर? दूसरा नंबर आता है नहरों का, कैनाल्स। 2017-18 के आंकड़ों के हिसाब से नहरों से करीब 17.6% क्षेत्र सिंचित था, लगभग 1.86 मिलियन हेक्टेयर। नहरें, इनके बारे में एक दिलचस्प ऐतिहासिक बात भी बताई गई है कि 1950-51 में नहरों से सिर्फ 1,18,000 हेक्टेयर जमीन ही सिंचित होती थी जी। और 2017-18 तक ये बढ़कर 18,57,000 हेक्टेयर हो गई। मतलब लगभग 15-16 गुना बढ़ोतरी। ये तो बहुत बड़ी छलांग है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आज़ादी के बाद बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर काफी काम हुआ है। डैम बने, नहरें निकाली गईं। ये नहरें मुख्य रूप से कहाँ हैं? ये उन क्षेत्रों में ज्यादा हैं जहां बड़ी नदियां हैं और बांध बनाकर नहरें निकालना संभव हुआ है, जैसे चंबल बेसिन यानी उत्तरी मध्य प्रदेश, ग्वालियर मुरैना वाला इलाका, और नर्मदापुरम संभाग जिसे पहले होशंगाबाद कहते थे। ये प्रमुख इलाके हैं। और इतिहास भी पुराना है इनका। हाँ, इतिहास देखें तो प्रदेश की पहली नहर वैनगंगा नहर 1923 में बालाघाट जिले में बनी थी। तो नहर सिंचाई का इतिहास भी 100 साल पुराना होने वाला है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर नहरों का इतना विकास हुआ, 15 गुना रकबा बढ़ा, तो फिर भी भूजल पर निर्भरता 78% तक कैसे पहुंच गई? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या नहर परियोजनाएं उतनी सफल नहीं रहीं जितनी उम्मीद थी, या कोई और वजह है? देखिए, नहरों का विस्तार तो हुआ है, ये सच है, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। नहरों का पानी हर खेत तक पहुंचे ये जरूरी नहीं। टेल एंड तक पानी पहुंचना एक समस्या रहती है। फिर उनका रखरखाव, पानी का समान वितरण, ये सब चुनौतियां होती हैं। हाँ, ये तो सुना है। दूसरी तरफ, जैसा हमने पहले बात की, कुएं और नलकूप किसान के अपने कंट्रोल में होते हैं और तकनीक ने उन्हें आसान बना दिया। तो शायद हुआ ये कि जहां भी संभव हुआ, किसानों ने भूजल का रुख किया, भले ही नहर का विकल्प हो या न हो, क्योंकि वो ज्यादा भरोसेमंद लगा उन्हें। समझ गया। ठीक है, तो कुएं नलकूप हो गए, नहरें हो गईं, तीसरा साधन क्या है? तालाब। हाँ, तालाब, लेकिन इनका हिस्सा कुल सिंचाई में काफी कम है। 2017-18 में इनसे सिर्फ 2.7% क्षेत्र ही सिंचित था, करीब 2.8 लाख हेक्टेयर। सिर्फ 2.7%? ये तो काफी कम है। जी, ये उन इलाकों में ज्यादा उपयोगी होते हैं जहां जमीन पथरीली है या उबड़ खाबड़ है, जहां नहरें बनाना या गहरे कुएं खोदना मुश्किल होता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। बताया गया है कि तालाबों से सिंचाई का प्रतिशत हिस्सा समय के साथ कम हुआ है। अच्छा। हाँ, 1950-51 में कुल सिंचित क्षेत्र का करीब 6.9% तालाबों से आता था, जो 2017-18 तक घटकर सिर्फ 2.7% रह गया। ये ध्यान देने वाली बात है। प्रतिशत भले ही कम हुआ है, लेकिन इनका महत्व खत्म नहीं हुआ है, खासकर कुछ खास जिलों के लिए। जैसे बालाघाट जिला तालाब सिंचाई में आज भी सबसे आगे है। अच्छा। और कटनी जिले में तो सिंचित क्षेत्र का सबसे ज्यादा हिस्सा, करीब 20%, तालाबों से ही आता है। 20% सिर्फ तालाबों से? कटनी में? जी हाँ,
ये दिखाता है कि स्थानीय परिस्थितियों में तालाब कितने कारगर हो सकते हैं और इनका भी अपना इतिहास है। बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल राजाओं ने तालाब निर्माण को बहुत बढ़ावा दिया था। हाँ, सुना है चंदेलों के तालाबों के बारे में। और सरकार ने भी 2007 में बलराम ताल योजना शुरू की थी ताकि किसान अपने खेतों में छोटे तालाब बना सकें, पानी रोक सकें। तो ये हो गए मुख्य साधन। हमने शुरू में जिक्र किया था कि सिंचाई का वितरण बहुत असमान है। क्या आंकड़े इस बारे में कुछ और बताते हैं? हाँ, 2021-22 के आंकड़े इस असमानता को बहुत साफ दिखाते हैं। एक तरफ है मुरैना, जहां 90.24%, ग्वालियर 88.73%, श्योपुर 88.26%, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम 87.78% और जबलपुर 88.59% जैसे जिले, जहां लगभग 90% या उससे भी ज्यादा सिंचाई है। बिल्कुल करीब करीब पूरी खेती सिंचित है इन जिलों में। और दूसरी तरफ कौन से जिले हैं? दूसरी तरफ है अनूपपुर, जहां सिर्फ 4.57% सिंचाई है। डिंडोरी में 5.62%, मंडला में भी करीब 24% ही है। 4-5% और कहीं 90%। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। वाकई बहुत बड़ा अंतर। इस भारी अंतर की वजह क्या हो सकती है? मुख्य वजह तो भौगोलिक है। देखिए, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, चंबल बेसिन के समतल मैदानी इलाके हैं। होशंगाबाद और जबलपुर नर्मदा घाटी के उपजाऊ क्षेत्र हैं। इन जगहों पर नहरें बनाना या नलकूप खोदना तुलनात्मक रूप से आसान रहा है। और अनूपपुर, डिंडोरी? ये जिले सतपुड़ा मैकल श्रेणी या विंध्याचल के पहाड़ी और पठारी इलाके हैं। यहाँ जमीन उबड़-खाबड़ है, पथरीली है, तो यहाँ बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनाना या आसानी से भूजल निकालना ज्यादा मुश्किल और महंगा होता है। तो मतलब ये असमानता काफी हद तक जमीन की बनावट से जुड़ी है। हाँ, काफी हद तक। और ये प्रदेश के संतुलित विकास के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि इन कम सिंचित क्षेत्रों तक पानी कैसे पहुंचाया जाए। सही कहा। अच्छा, कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, इसके अलावा क्या कोई और भी जरिया है सिंचाई का? हाँ, एक श्रेणी और है जिसे अन्य स्रोत कहा गया है। अन्य स्रोत, इसमें क्या आता है? इसमें नदियां, नाले, पोखर वगैरह शामिल हैं, जिनसे किसान सीधे पानी उठाकर सिंचाई करते हैं। लिफ्ट इरिगेशन जैसा? 2017-18 में इनसे करीब 1.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हुआ। 1,70,000 हेक्टेयर, ये भी ठीक ठाक आंकड़ा है। हाँ, मतलब ये कुओं या नहरों जितना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या इन अन्य स्रोतों का महत्व बढ़ रहा है या अब ये हमेशा से इतने ही थे? दिलचस्प बात है कि इनका महत्व बढ़ा है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1950-51 में इन अन्य स्रोतों का हिस्सा कुल सिंचाई में सिर्फ 3.9% था। सिर्फ 4%? हाँ, और 2017-18 में ये बढ़कर 12.4% हो गया। 12%? ये तो काफी बढ़ोतरी है। इसका क्या मतलब निकालें? ये शायद ये दिखाता है कि जहां बड़े साधन जैसे नहरें या गहरे नलकूप नहीं पहुंचे हैं या कारगर नहीं है, वहां लोग स्थानीय जल स्रोतों का, छोटे नदी नालों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। विदिशा, रायसेन, सागर जैसे जिलों में ये स्रोत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो एक तरफ भूजल पर इतना भारी दबाव, 70 ब्लॉक अतिशोषित, और दूसरी तरफ ये छोटे स्थानीय स्रोतों का बढ़ता महत्व। क्या ये पानी बचाने और सहेजने की जरूरत की तरफ इशारा करता है? बिल्कुल। ये साफ इशारा है कि हमें पानी के प्रबंधन पर गंभीरता से सोचना होगा। पानी की हर बूंद कीमती है। स्रोत बताते हैं कि प्रदेश में इस दिशा में कोशिशें हुई भी हैं। जैसे 2006 में जलाभिषेक अभियान शुरू किया गया था। इसका मकसद था पानी रोकने के छोटे छोटे ढांचे बनाना, जैसे चेक डैम, स्टॉप डैम और पुराने तालाबों वगैरह को सुधारना, गहरा करना। हाँ, ये नाम सुना है। इसके अलावा मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसके तहत भी काफी काम हुआ है, खासकर छोटी नदियों और नालों को पुनर्जीवित करने का, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया है। अच्छा, ये अच्छी पहल है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, मुख्य बातें ये हैं। पहली, मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है, खेती के लिए जरूरी है। दूसरी, लेकिन ये विकास बहुत ज्यादा भूजल यानी कुएं और नलकूप पर निर्भर हो गया है, लगभग 70 से 78% तक। ये चिंता की बात है। हाँ।
और इसी से जुड़ी तीसरी बात है कि ये निर्भरता टिकाऊपन पर सवाल उठाती है, खासकर उन 70 ब्लॉकों में जो अतिशोषित है। चौथी बात, सिंचाई का फायदा पूरे राज्य में बराबर नहीं बंटा है। पश्चिमी और उत्तरी जिले ज्यादा सिंचित हैं, जबकि पूर्वी और दक्षिणी कम। भौगोलिक असमानता। बिल्कुल। पांचवी बात, सतही जल स्रोत जैसे नहरें और तालाब अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नहरों का ऐतिहासिक विकास तो काफी हुआ है, पर तालाबों का प्रतिशत योगदान घटा है, हालांकि स्थानीय महत्व बना हुआ है। और आखिरी बात, छोटे स्थानीय स्रोत जैसे नदी नाले भी अहमियत रखते हैं और उनका उपयोग बढ़ा है। काफी कुछ साफ हुआ। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए, क्या लगता है? स्पष्ट है कि पानी का टिकाऊ प्रबंधन सबसे जरूरी है। सिर्फ भूजल निकालते रहना ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। हमें सोचना होगा कि भूजल रिचार्ज कैसे बढ़े, पानी का इस्तेमाल कैसे और ज्यादा कुशल हो। कुशल मतलब कम पानी में ज्यादा पैदावार, जैसे ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर सिस्टम, इन्हें बढ़ावा देना होगा। साथ ही नहरों का पानी वाकई आखिरी छोर तक कैसे पहुंचे ये सुनिश्चित करना होगा। और तालाबों और दूसरी जल संरचनाओं का रखरखाव और पुनर्जीवन जरूरी है। और सरकारी योजनाएं? हाँ, जलाभिषेक अभियान और मनरेगा जैसे प्रयास सही दिशा में है, लेकिन इन्हें और बड़े पैमाने पर और ज्यादा असरदार तरीके से लागू करने की जरूरत होगी। और सबसे अहम है सामुदायिक भागीदारी। जब तक लोग खुद पानी बचाने और सहेजने में नहीं जुड़ेंगे, तब तक पूरी सफलता मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। ये सारी जानकारी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और इन स्रोतों के आधार पर एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, वो ये कि भूजल पर जो ये बढ़ता दबाव है और कुछ इलाकों में सतही सिंचाई की जो भौगोलिक चुनौतियां हैं, उन्हें देखते हुए मध्य प्रदेश के कृषि भविष्य के लिए कौन सी और रणनीतियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं? किस तरह की रणनीतियां? जैसे जिनका जिक्र शायद इन स्रोतों में बहुत विस्तार से न हो। मिसाल के तौर पर क्या माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर को बहुत बड़े पैमाने पर एक मिशन मोड में अपनाने की जरूरत है, या फिर बारिश के पानी को खेत के स्तर पर ही रोकने और इस्तेमाल करने के तरीकों को, जैसे खेत तालाब या मेड़बंदी, क्या इन्हें मुख्य धारा में लाने की जरूरत है? हाँ, ये बहुत अहम मुद्दे हैं। या फिर क्या हमें फसल पैटर्न पे भी सोचने की जरूरत है? मतलब क्या ऐसी फसलें उगाने पर जोर देना चाहिए जिन्हें कम पानी की जरूरत हो, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की कमी है? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर शायद हमें और गहराई से विचार करना होगा। निश्चित रूप से। पानी बचाने की तकनीक, वर्षा जल संचयन और सही फसल का चुनाव, ये तीनों भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे।